जी, तो हम आज हमारा पहला लेसन है एएस लेवल इकोनॉमिक्स का। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पहला ही टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है। और चूंकि हम सिलेबस कंटेंट को फॉलो करेंगे, तो और कोई भी टॉपिक उसका नहीं छोड़ेंगे, तो पहला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड रिसोर्स एलोकेशन है। हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली काफ़ी फेमिलियर टर्म्स होंगी, और जो जिन्होंने नहीं पढ़ी भी उनके लिए नहीं होंगी, लेकिन दिल बी नो इशू। मतलब मैंने हमेशा ए लेवल में साइंस के स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं और बिजनेस के भी पढ़ाए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही पढ़ाया जाता है, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे बिजनेस हो। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें बेसिक्स नहीं पढ़ाए जाते, तो जो ओ लेवल साइंसेस के बच्चे होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि मेरी अगर स्कूल की बात करूं, तो उसमें 50% या उससे ज़्यादा बच्चे साइंस के बैकग्राउंड से आए होते हैं, और वो अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं। बल्कि जो बिजनेस के बच्चे हैं वो एट टाइम्स नहीं अच्छा परफॉर्म करते, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम। उसकी वजह एक तो वो थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं, वो हमें आता है जी, हमें आता है, हमने तो पढ़ा हुआ है। और साइंस के बच्चे वो वैसे हार्ड वर्किंग होते हैं, प्योर साइंसेस पढ़ के। तो फिर जब वो एग्जाम आता है ना, तो क्वेश्चन उनको हैंडल नहीं करने आते, क्योंकि टॉपिक तो शायद एएस के 70 to 80% ओ लेवल इकोनॉमिक्स वाले हैं। मैं एएस लेवल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। वही हैं जो 70 to 80% जो ओ लेवल में पढ़े हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। जो मार्किंग क्राइटेरिया है, वो ऑब्वियसली ज़रा थोड़ी हाई लेवल पे चला जाता है, तो वहाँ पर वो बच्चे मार खा जाते हैं जो इजी लेते हैं इसको, क्योंकि ए लेवल में तो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो इजी नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम वन सब्जेक्ट जो कि उर्दू है, क्योंकि उर्दू में फिर बच्चे आसानी से ग्रेड ले लेते हैं। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। और अभी मैं आपको कितने पेपर हैं और पेपर पैटर्न क्या है और सवालों को कैसे हल करना है और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, आपको पता है मेरा फोकस रहता है हमेशा, वो कौन कौन से हैं, किस सवाल में कौन कौन से असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको कैसे अचीव करते हैं, ये सारी बातें हम तब करेंगे जब हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फिर मैं आपको उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। और फिर वहाँ पे आपको मैं फिर ये भी सिखाऊंगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि पास पेपर के किए बगैर टॉपिक जो कवर होता ही नहीं है। तो कोई अगर सिर्फ टॉपिक करवाई जा रहा है और पास पेपर के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तो समझ लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा। आप अगर ग्रेड की बात करें, इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, आप वहीं पे खड़े हैं। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास। तो हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम या स्केर्सिटी मोर और लेस एक ही बात होती है। कुछ बच्चे इसको स्कार्सिटी बोल देते हैं, मुझे नहीं पता, शायद टीचर्स बताते होंगे तो वो बोल देते हैं, जबकि सही वर्ड ये स्केर्स से निकला है, और स्केर्सिटी इसका इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, तो मैं अगर पूछ लूँ किसी से, इंतशाल आप बता सकती हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? सर के अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती हैं। और कोई भी बंदा जो है ना, ये नहीं कह सकता कि उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी फेस नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे स्केर्सिटी का वर्ड है, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि स्केर्सिटी जो है वो लिमिटेड कह सकते हैं, लेकिन स्केर्सिटी जो है वो एक खास टर्म है जो लिमिटेड से बयॉन्ड जा रही है असल में। और ये हमने शायद पहले भी बात की भी इस पे, क्योंकि बिजनेस के अंदर भी ये टर्म इस्तेमाल होती है। आप में से कोई बता सकता है कि स्केर्सिटी और बीइंग लिमिटेड कोई चीज़ अगर है, तो इसमें क्या फ़र्क है? कोई, अहमद आप ट्राई कर लो या आप बता दो। कि अगर सर मैं ये कहता हूँ, स्केर्सिटी। मेरी मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कहता हूँ कि एक चीज़ स्केर्स है, और मैं दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि एक चीज़ लिमिटेड है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? सर स्केर्स में होगा कि वो बहुत कम है यानी, और लिमिटेड होगा कि वो यानी वो है पड़ी मगर वो एक लिमिटेड अमाउंट में है तो सिर्फ वो पैसों से बेचते हैं। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ऑल राइट। और जी, बताना है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। जनरली तो हम इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है, मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर हम स्केर्सिटी की बात करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना स्केर्सिटी, तो आपने याद रखना है कि कोई चीज़ स्केर्स तब होती है जब वो
लेस देन डिमांड हो, ये आपने याद रखना है। लेस देन डिमांड यानी कि उसको डिमांड करने वाले ज्यादा हैं, लेकिन वो उतनी अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान टन्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करता है, लेकिन डिस्पाइट लार्ज इन नंबर, लार्ज इन क्वांटिटी, कॉटन स्केर्स है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो जब भी कोई चीज स्केर्स होती है, तो वो इसका मतलब है लाजमी तौर पर लेस देन डिमांड है। तो आप सबको तो दे नहीं सकते, तो आप करते क्या हैं? तो उसकी वजह से यू चार्ज अ प्राइस। सो जितने स्केर्स गुड होते हैं, दे ऑलवेज हैव अ प्राइस। प्राइस इज चार्ज्ड फॉर दोज गुड्स। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जब आप प्राइस चार्ज करेंगे, तो यू विल बी एबल टू एक्सक्लूड दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू पे, क्योंकि सबको दे नहीं सकते। अगर आप, ये मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूं, तो अगर सबको देना शुरू कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जाम्पल है, तो सब लाइन में खड़े हो जाएंगे, फ्री जो मिल रही है, लेकिन चीजें उतनी है नहीं, वो तो वहां पे फड्डा शुरू हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी कि मुझे मिले मुझे मिले। तो इसलिए स्केर्स गुड्स की प्राइस रखी जाती है, ताकि जो अफोर्ड करता है वो ले ले, जो नहीं करता वो ना ले। और इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने कई लोगों को एक्सक्लूड कर दिया बीच में से, यदि आप नहीं पे कर सकते आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए ऑल आइटम्स विच आर स्केर्स, दे ऑलवेज हैव अ प्राइस। ये आपको समझना है, इसको हम आगे भी डिटेल में इस पे बात करेंगे। अभी इतना ही काफी है। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर कोई चीज लिमिटेड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई लिमिटेड है, तो वो शायद लेस देन डिमांड ना हो। तो मैं यहां लिख रहा हूं मे नॉट बी लेस देन डिमांड। अब मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कुछ स्टोन्स या पेबल्स जो कि रोड साइड पर पड़े हुए हैं, दे आर लाइंग ऑन द रोड साइड, वो चाहे 4 5 हैं, 8 10 हैं, लेकिन वो लिमिटेड तो हैं, जारी बात है, 8 10 आप काउंट कर सकते हैं अगर, बट दे आर नॉट इन डिमांड, या एटलीस्ट वो लेस देन डिमांड है। आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब आपके पीछे कोई कुत्ता लग जाएगा, तो उसको पकड़ के आप मारेंगे ताकि आप बच जाएं। तो वो सिर्फ तब इस्तेमाल हो, अदरवाइज वो पड़े हुए हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वो लिमिटेड तो हैं, लेकिन वो स्केर्स नहीं है, इसी वजह से उनकी प्राइस नहीं होती, क्योंकि वो डिमांड से ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी तरह और आप, हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि लिमिटेड कोई चीज अगर मौजूद, इस तरह हम कहते हैं रॉटन एग्स, गंदे अंडे। गंदे अंडे फ्री में भी कोई नहीं लेता, फ्री में भी कोई नहीं लेता, करने के हाँ, आजकल ट्रेंड जरूर बना हुआ है कि सालगिरह होती है तो गंदे अंडे ले जाते हैं, फिर मारते हैं उसको। मतलब बहुत ही फजूल एग्जाम्पल है, लेकिन फजूल बात भी है जो बच्चे करते हैं। एनीवे, तो वो गंदे अंडे किसी काम के नहीं है जो रॉटन एग्स हैं। तो वो है रॉटन एग्स कितने के होते हैं? 3 4 5 8 10 15, लिमिटेड है, लेकिन चूंकि डिमांड उसकी नहीं है या डिमांड से कम है, सॉरी डिमांड से ज्यादा है, तो वो उनकी प्राइस नहीं है, तो वो स्केर्स नहीं कहलाएंगे। तो वो चीज़ें जो डिमांड से ज़्यादा होती हैं, उनकी प्राइस नहीं होती, और चाहे वो लिमिटेड ही क्यों ना हो, वो स्केर्स नहीं कहलाएंगे। तो हम मार्केट में जितनी भी चीज़ें हम लेने जाते हैं, एंड वी पे अ प्राइस फॉर इट, वो सारी की सारी स्केर्स होती हैं। और हम चूंकि सारी चीज़ें ले नहीं सकते, तो हम डिसाइड करते हैं यार भाई कौन सी लें कौन सी छोड़ें। तो इसका मतलब है वी फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑन डेली बेसिस। कुछ भी लेने जाएं हम, जो भी आइटम ऑफ डेली नीड है, या वो आइटम जो आप ओकेजनली लेते हो, सब में यही प्रॉब्लम है कि आप अपना बजट देखते हो और फिर आप प्लान करते हो, क्योंकि उनकी प्राइस है। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अब स्केर्सिटी या बीइंग लिमिटेड में क्या फर्क है ना? क्यों जी यस। इंतशाल, आपको भी? जी सर। जी, बस ये इसको भूलना नहीं है। अच्छा, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी जो आपने, हम बोलते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो लिमिटेड का यहां मतलब है कि वो स्केर्स हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। लिमिटेड का मतलब यहां स्केर्स है, मतलब लिमिटेड स्केर्स भी तो हो सकती है ना, लेकिन मैंने इसलिए मे का वर्ड लिखा है। हो सकता है लिमिटेड स्केर्स ना हो, तो राइट वर्ड स्केर्स है, लेकिन आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है पेपर में, और वो लिमिटेड की जगह पर लिख देते हैं एक वर्ड, फाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिट है ना ऑपोजिट इसका, तो अनलिमिटेड की जगह इन्फिनिट का वर्ड भी आता है, और लिमिटेड की जगह फाइनाइट का वर्ड भी आता है। तो इसको एज्यूम किया जाता है कि ये स्केर्सी की ही बात हो रही है। अच्छा,
तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी जो है, इट इज फेस्ड बाय एवरीबॉडी। अब नीचे मैंने जो आपको पिक्चर भी लगाई हुई है वो यही है ना कि आपके पास जो लोग हैं डिमांड कर रहे हैं वो ज़्यादा है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज जिससे वो वांट्स या नीड्स पूरी होती हैं वो कम है। तो वो जो गैप आ रहा है बीच में लिमिटेड रिसोर्सेज का और अनलिमिटेड वांट्स का, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी। और ये हर एक को फेस करनी होती है, इधर यू आर रिच और पुअर। क्योंकि रिच को भी होता है कि यार मैं जो है अब, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, वो नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आप कभी भी अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर ही नहीं सकते। एनीवे, मैं इसको लंबा नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये आपको समझ आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, इसका एक और नाम भी इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, और उसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये क्यों कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? क्योंकि जब रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं। अच्छा, यहाँ पर ना जब स्केर्सिटी की बात करें, मैंने कहा चीज जब लेस देन डिमांड होती है तो वो स्केर्स होती है। ठीक है, वो स्केर्स होती क्यों है? सवाल ये, वो इसलिए होती है कि वो जिन रिसोर्सेज से मिलके बनती है या यूज करके बनती है वो रिसोर्सेज ही स्केर्स हैं। तो अब अगर रिसोर्सेज जैसे अब लैंड स्केर्स है, लेबर स्केर्स है, कैपिटल स्केर्स है, एंटरप्राइज वो भी स्केर्स है। तो चूंकि जिन रिसोर्सेज इन रिसोर्सेज अगर चीज़ें बनेंगी तो वो रिसोर्सेज चूंकि स्केर्स हैं, तो चीज़ें भी स्केर्स ही होंगी, कम ही होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको चूज करना है कि हमने कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी छोड़नी है, क्योंकि आपके पास भी रिसोर्सेज नहीं है और प्रोड्यूसर्स के पास भी रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कंज्यूमर भी फेस करता है और प्रोड्यूसर भी। प्रोड्यूसर ये फेस करता है प्रॉब्लम कि यार मुझे अगर एक पीस ऑफ लैंड है तो इस पे क्रॉप उगानी है या इस पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, मैंने इसको जो है यहाँ पे कोई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है या स्कूल बिल्ड करना है। क्योंकि वंस यू यूज द पीस ऑफ लैंड फॉर अ सर्टन पर्पज, यू कैन नॉट यूज इट फॉर अदर पर्पज। तो इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर को। कंज्यूमर को भी आती है, तो हमने बात कर ही ली है कि हम कौन सी चीज़ें लें। ये अगर एक चीज़ लेंगे तो दूसरी नहीं, तो हम पहले सोचते हैं कि घर से प्लान करके निकलते हैं कि हमने कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी छोड़नी है, क्योंकि हमारे पास भी जो बजट है वो लिमिटेड है। अच्छा जी, तो इसलिए इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोला जाता है। अच्छा, और इसी में एक बात आपको बता दूं कि चूंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है, तो आपको पता है जब भी आपको चूज करना पड़ता है, यू हैव टू मेक अ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेक अ चॉइस। और जब भी आप चॉइस करते हैं या चूज करते हैं बिटवीन ऑप्शंस, तो देर इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट कम्स इनटू प्ले, और वो कौन सा है? चॉइस के सर मामले अपॉर्चुनिटी में। कॉस्ट। जी, opportunity cost. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल आपने सही बताया है। इसका मतलब है कि जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाजमी आएगी। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आगे भी देखेंगे, लेकिन मैंने कहा अभी यहाँ पर हम लिंक कर दें इसको ताकि आगे आसानी रहे। तो इसका मतलब है हर बंदे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना है, क्योंकि हर बंदे को इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी का भी सामना है। तो हर बंदे को चूज करना पड़ता है, चाहे वो इलॉन मस्क ही क्यों ना हो, उसको भी चूज करना पड़ता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आपको मैंने अभी बताया है। तो इट इज द बेनिफिट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉरगॉन बाय चूजिंग अनदर आइटम। तो ये एक बुकिश सी डेफिनेशन हमें नजर आ रही है, और मैंने नीचे एक पिक्चर भी रखी हुई है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो बंदा अगर ऑप्शन ए को देख रहा है, इट मीन उसे लगता है कि ऑप्शन ए विल गिव मोर बेनिफिट टू हिम, या वो ज़्यादा टेस्टी है, या आज उसका दिल कर रहा है बर्गर का, पिज्ज़ा का नहीं कर रहा। तो अगर वो ए ऑप्शन लेगा तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो बी है, और दैट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अब वो पिज्जे के टेस्ट को एंजॉय नहीं कर सकता, उसके बाद लिमिटेड बजट था, उसके बाद और उसने वो बर्गर खा लिया, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई बी। अच्छा, अब ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है जो सब देते हैं। अब मैंने चूंकि अहमद आपको भी पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए आप तो शायद आंसर दे दो, और बल्कि इंतशार आप भी दे दोगे क्योंकि आपको भी पढ़ाया हुआ है। ये अक्सर बच्चे आंसर नहीं नहीं दे पाते क्योंकि बच्चों को बताया नहीं जाता है। वो क्या, लेट्स से कि देर आर फोर ऑप्शंस, ए, बी, सी एंड डी, और जो कंज्यूमर है वो गोज फॉर ऑप्शन ए। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी ऑफ चूजिंग ऑप्शन ए? मुझे बारी बारी बताना है, पहले इम्तिशाल आप बता दो।
सर बी, सी और डी। बी, सी और डी। जी अहमद, आप क्या कहते हैं? बी से बी, सी और डी जितना बी, है सी जो और ज्यादा डी। पसंद है। हाँ जी। जो नेक्स्ट बेस्ट होगी। होगी। कोई भी हो वो सकती, कोई कोई भी, भी तो नहीं। बी सी डी नहीं हो सकते नहीं। हैं? हाँ, क्या होगा फिर? कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है अच्छा, एक्चुअली। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पर ही गलती है, यहाँ पे जो साहब बैठे हैं मेरे साथ, उन्होंने सही बता दिया है। वो क्या है, आपने हम कभी डेफिनेशन को नहीं देखते। ये जो बी सी डी है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। वो क्यों? क्योंकि अगर डेफिनेशन देखिए तो वो कह रहे हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो द वो जो ऑप्शन उसने चूज किया है, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस कैन नेवर बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई उनमें से कोई एक होगा ना। नेक्स्ट बेस्ट का मतलब क्या होता है? भाई अगर आपने ए चूज किया है तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, तभी ए चूज किया है ना। इसका मतलब है जो नेक्स्ट बेस्ट होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सारे ऑप्शन जो बाकी बच गए हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बन सकते। तो अगर ए कहता है कि हैड ऑप्शन ए नॉट अवेलेबल, आई वुड हैव गॉन फॉर ऑप्शन सी, अगर वो ये कहता है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन सी है। तो इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग ऑप्शन ए इज ऑप्शन सी। अगर वो ये कहता है कि हैड ऑप्शन ए नॉट अवेलेबल, हैड ऑप्शन ए नॉट बीन अवेलेबल, आई वुड हैव चोजन ऑप्शन डी और बी। डिपेंड करता है बंदे पे। अगर वो डी पे जाता है तो नाउ डी बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ए, क्योंकि वो बंदा सोच रहा है कि हैड इट नॉट बीन अवेलेबल आई वुड हैव गॉन फॉर दैट। तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट बेस्ट है। तो ओनली नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बाकी सारे ऑप्शन जो रह जाते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बन सकते, और डेफिनेशन भी यही कहती है। जी मेरा ख्याल है ये क्लियर होगा आपको। यस। अच्छा, चलें। क्यों इम्तिशाल? जी सर। जी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और मैं नोट्स जो हैं वो टॉपिकल वाइज शेयर करूंगा, जो टॉपिक करवाऊंगा उसी के नोट्स आपको दूंगा। अच्छा जी, आगे आ गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। इजी है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है बहुत दफ़ा। तो अगर हम इसकी जनरल देखें कि क्या फ़र्क होता है दोनों में, तो क्या कैसे बताएंगे मेन फ़र्क क्या है इसमें? नीड्स इसेंशियल है, वांट्स लगे रहती हैं। अच्छा जी, एक आंसर है कि नीड एसेंशियल्स हैं और वांट्स जो हैं वो नॉन एसेंशियल हैं। चलिए ऐसे बोल रहे हैं ना, बेस तो एक ही रखे ना, यही सर बनता है। नीड्स आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। जी, नीड्स आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल ये भी बात आपकी ठीक हो गई। और एक और हो सकता है कि नीड्स जो हैं वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। वांट्स जो हैं वो आपको प्लेयर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से यू आर थर्स्टी, ठीक है, एंड यू वांट टू क्वेंच योर थर्स्ट, यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, यू ड्रिंक इट ऑल। तो आपकी वो जो थर्स्ट थी वो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर आपको उसकी जगह पर कोई जूस मिल जाता है, कोई बॉटल मिल जाती है, कुछ और ऐसी चीज शरबत मिल जाता है, तो वो आपको प्लेयर दे रहा है, आप एंजॉय भी कर रहे हैं उसको, यार मजे का है। इसलिए जब घर जाते हैं किसी के, तो वो आपको पानी नहीं देते खाली, वो आपको कोई शरबत, कोई जूस, कोई ड्रिंक देते हैं ना, क्योंकि आपका उनका काम होता है कि मेहमानों को प्लेयर प्रोवाइड करें, ना कि सिर्फ सेटिस्फाई करें। अच्छा जी, और ये जल्दी से हम देख लेते हैं इसको। मैं पढ़ देता हूँ। नीड्स में दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ईटीसी। वांट्स में दे आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल कैडबरी चॉकलेट, लार्ज एंड लग्जूरियस हाउस, ब्रांडेड क्लोथ, ये सब वांट्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि वेजिटेबल या फ्रूट, ये नीड है, लेकिन आपकी कैडबरी चॉकलेट आ गई तो वो आपकी वांट बन गई। ब्रांडेड क्लोथ जो है वो वांट है, और सिंपल क्लोथिंग जो है वो आपकी नीड बन जाएगी। अच्छा, और फिर दे आर लिमिटेड इन नंबर नीड्स, और दे आर अनलिमिटेड इन नंबर एज दे कीप इंक्रीजिंग, क्योंकि वांट्स बढ़ती ही रहती हैं। नीड जो है दे स्टे द सेम। आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपकी नीड वही रहती हैं जो हमेशा से हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन वांट्स जो हैं वो इंसान की नेचर भी ऐसी है कि आप अगर एक वांट सेटिस्फाई कर भी लें तो अनदर वांट अराइजेज। आपने गाड़ी भी एक अच्छी ले ली है, अच्छी गाड़ी, तो कुछ अरसे बाद कहेंगे यार इससे भी बेहतर गाड़ी चाहिए। तो वांट्स बढ़ती ही रहती हैं, तब इसलिए आप उनको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अच्छा, और वो वांट्स आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव भी करती हैं, ठीक है।
जारी बात है, अगर आप ब्रांडेड क्लोथ या लग्जूरियस हाउस लेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर होगी। अच्छा, और लास्ट, दे गिव सेटिस्फैक्शन, नीड्स की बात हो रही है, और वांट्स में दे प्रोवाइड कंफर्ट एंड लग्जरी। जारी बात है, ये इसमें आ जाता है। वो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल कर देते हैं, कि आपको कुर्सी दी है लकड़ी की बैठने के लिए, आप थक गए थे, तो इट माइट बी एसेंशियल। लेकिन आपको एक सोफ़ा दे दिया है कंफर्टेबल, तो वो एक लग्जरी आ गई, तो वो आपकी वांट बन गई उस केस में। और इसीलिए वांट्स में ज़्यादा प्राइस चार्ज की जाती है, आपको पता ही है। नीड्स की प्राइस जो है वो कम होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। बेसिक क्वेश्चन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, अब ये आ गया। ये टॉपिक सारे बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखे हुए हैं जैसे कि सिलेबस कंटेंट में भी हैं। अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन क्या होती है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो कोई बता सकता है रिसोर्स एलोकेशन से क्या मरा? सर जब डिसाइड करते हैं कि कितना हम कैपिटल वगैरह लैंड वगैरह इन्वेस्ट करेंगे किसी चीज को बनाने के लिए। ओके, ऑल राइट, ठीक है जी। आप, अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन, हम अगर बोलते हैं रिसोर्स है तो आप वाकिफ हैं वैसे। एलोकेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पुट टू यूज। यानी कि जब आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं किसी पर्पस के लिए, इसको बोलते हैं एलोकेशन। जैसे आपको पता होगा, हम जब स्कूल की बात करें तो रूम एलोकेशन वर्ड इस्तेमाल होता है। इसका मतलब वो रूम जो है, वो रूम एक रिसोर्स है, वहाँ क्लास होती है, उस रूम को एलोकेट कर दिया गया फॉर अ सर्टन पर्पस। तो इसी से रिसोर्स एलोकेशन लिखा है, निकला है। लैंड को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, लेबर से क्या काम लेना है, कैपिटल को से क्या प्रोडक्शन करवानी है, एंटरप्राइज कौन सा बिजनेस सेटअप करेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब रिसोर्स एलोकेशन में आ रहा है। अच्छा, अब ये रिसोर्स एलोकेशन का बेसिक क्वेश्चन जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि आपने जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है तो आपको तीन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देना है बिफोर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। उसके बाद आप रिसोर्स एलोकेशन करेंगे। और ये क्वेश्चन के आंसर देता कौन है, कोई बताएगा मुझे? ये जो क्वेश्चन के आंसर है रिसोर्स तो एलोकेशन के, कंज्यूमर्स होते हैं। जी कौन? इम्तिशाल, दोबारा बोलो। कंज्यूमर्स होते हैं। ह्यूमन, कंज्यूमर। ह्यूमन, ओके। कंज्यूमर। अच्छा, कंज्यूमर, कंज्यूमर। अच्छा, ओके ओके, कंज्यूमर। कोई और आंसर आएगा? रिसोर्स एलोकेशन कौन करता है? नहीं, Producer. प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, क्योंकि रिसोर्सेज प्रोड्यूसर के पास होते हैं, कंज्यूमर के पास नहीं होते। एक बात, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन कंज्यूमर की डिमांड को देखकर की जाती है। वट एवर कंज्यूमर इज डिमांडिंग, प्रोड्यूसर माइट बी प्रोड्यूसिंग दोज आइटम्स, एंड फॉर दैट रिसोर्स एलोकेशन विल बी डन। ये बात ठीक है। मार्केट में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड ऐसा ऐसा या इलेक्ट्रिक स्कूटीज की डिमांड बढ़ रही है, तो वो तो कंज्यूमर कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर बना नहीं रहा। तो रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब है रिसोर्सेज आर इन द पोजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो हाँ, डिमांड को देखकर रिसोर्स एलोकेशन की जाती है। ये बात आपकी ठीक है कि भाई प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा, सेल्स किस में ज्यादा होगी, लेकिन डिसीजन लेने वाला प्रोड्यूसर होगा। इसका मतलब है कि रिसोर्स एलोकेशन कौन करता है? हु इज हैविंग रिसोर्सेज, जिसकी पोजेशन में रिसोर्सेज हैं, जो पोजेशन को ओन कर रहा है, वो डिसीजन करेगा ये। अच्छा, अब ये डिसीजन करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है? तीन क्वेश्चन: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपने पढ़ा भाई। तो अब व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कि भाई बनाना क्या है। जैसे कि आप अगर कहीं पर कोई एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि यार ना यहाँ पर चाइनीज खोल लेते हैं, ठीक है। या आप कहते हैं यार चाइनीज के अलावा हमारे पास फास्ट फूड का भी ऑप्शन है, या हमारे पास कोई आप कह लो कॉन्टिनेंटल या ट्रेडिशनल फूड, उसका भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ये आप व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, ऑब्वियसली ये आप किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेस्टोरेंट खोलना है? Demand. डिमांड पे, कि कौन से रेस्टोरेंट ज्यादा चलते हैं, लोग जब डाइन आउट करते हैं तो कौन से रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं। तो फिर आप लेट्स से अगर फास्ट फूड की डिमांड ज्यादा है, तो फिर आप इसको टिक कर देंगे। तो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, टू अर्न प्रॉफिट।
अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है, ये आपको पता है, यानी कि अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो उसका मकसद तो प्रॉफिट है। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ रहा है तो फिर वो प्रॉफिट नहीं देखेंगे, वो देखेंगे पब्लिक वेलफेयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कहाँ हो सकता है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे जाके कवर करेंगे, कि ये पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है। फिर दूसरा सवाल आ गया, हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है। कैसे का मतलब है, हाउ का मतलब कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, वेदर यू विल यूज मोर ऑफ कैपिटल और यू विल बी यूजिंग मोर ऑफ लेबर, और इन दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह से ये भी हो सकता है, अच्छा ये कैपिटल लेबर, या आपने कैपिटल कम इस्तेमाल करना है, लैंड ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब हम कैपिटल लेबर की बात कर लें तो ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज बना रहे हैं, यानी कि जब आप व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करते हैं तो फिर हाउ टू प्रोड्यूस भी आपको देखना है, उसमें क्या क्या चीजें काउंट कर रही हैं। ऑब्वियसली एक तो चीज काउंट कर रही है कि अवेलेबिलिटी किसकी है, कौन सी चीज, कौन सा रिसोर्स आसानी से अवेलेबल है। आपने लेबर इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, लेबर है नहीं, अवेलेबल नहीं है, फिर फायदा क्या। फिर आपने देखनी है कॉस्ट, कौन सा रिसोर्स ज्यादा महंगा है। ठीक है, क्योंकि आपने अपना बजट भी देखना है, आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं वो भी आपको देखना है। फिर तीसरी चीज आपको ये भी देखनी है सूटेबिलिटी, आप जो चीज बना रहे हैं उसमें ज्यादा सूटेबल कौन सा है रिसोर्स है। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपने रोल्स राइस का नाम सुना होगा। ठीक है, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में काउंट होती है रोल्स राइस। अब रोल्स राइस जो है वो 30 करोड़ की गाड़ी है। अब 30 करोड़ की अगर गाड़ी है तो आपको पता है कि उसकी खास चीज क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो एक लग्जरी कार है, उसमें एक खास चीज है जो हर गाड़ी में नहीं होती। सर कम है उसकी अमाउंट बनाई, उसकी क्या कम है, जो अमाउंट जो बनाई है गाड़ियां वो कम है। जो गाड़ियां कम हैं, लेकिन वो तो लेने वाले ही कम है ना, क्योंकि महंगी बहुत है इसीलिए कम बना रहे हैं ना। लेने वाले कम है तो वो बना भी कम रहे हैं। क्यों जी, नहीं जी पता। सर। अच्छा चलें, रोल्स राइस की सबसे जो उनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो डिफरेंशिएट करता है बाकी गाड़ियों से, वो हैंडमेड होती है और उसको टाइम लगता है, और उसमें कस्टमर अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस करवा सकता है, इंटीरियर को चेंज करवा सकता है। तो हैंडमेड गाड़ी आप इमेजिन करो कि कितना टाइम लगता होगा, राइट। तो इसी वजह से उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है। अच्छा एक बात और चूंकि उनका एक ब्रांड इमेज है, तो वो हर एक को गाड़ी देते भी नहीं है। वो कहते हैं भाई आप क्या इस गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं, रोल राइस टूटी फूटी चल रही है रोड के ऊपर, उसका कोई इंडिकेटर टूटा हुआ है, तो इमेज है रोल राइस से खराब हो रहा है। तो वो पहले देखते हैं हिस्ट्री कंज्यूमर की, क्या ये जद्दी पुश्ती अमीर है, क्या इज ही और इज शी एबल टू अफोर्ड इट और नॉट, और वो क्या मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि जारी बात है पार्ट्स भी महंगे होंगे। बारह, तो वो इमेज बनाया उन्होंने हैंडमेड। तो इसका मतलब है वो कौन सा रिसोर्स ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे रोल्स राइस में, लेबर। लेबर, कैपिटल नहीं। जबकि आम गाड़ियां जो बनाई जाती हैं, जैसे आप देखते हो टोयोटा होंडा वगैरह, या पाकिस्तान में जो नजर आ रही हैं, वो सारी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन यूज करते हैं। एक के बाद एक गाड़ी बनती जाती है, तो वो कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी नेचर ऐसी है, वो एक ही गाड़ी सबको बेचना चाह रहे हैं। तो एक ही गाड़ी अगर सबको बेचनी है तो आप मशीन इस्तेमाल कर लें, वो अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर आपने हर गाड़ी डिफरेंट बनानी है, जैसे आप बर्थडे केक अगर बनाना चाह रहे हैं आप ऑर्डर पे, तो वो हैंडमेड होगा और वो महंगा होगा। हैंडमेड जितनी चीज़ें महंगी होंगी, तो उसमें चूंकि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, आप लेबर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर सूटेबिलिटी का एलिमेंट आ गया। ठीक है। अच्छा फिर ये भी है, बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि घरों में आप खुद ही काम करते हैं, वॉशरूम वगैरह खुद ही साफ करते हैं, और आप हाउस मेड नहीं रखते, क्यों। महंगे हैं। क्योंकि महंगा है। तो प्रोड्यूसर भी वहां ऐसे ही करते हैं, वहां ज्यादा काम कैपिटल के थ्रू होता है, क्योंकि कैपिटल वहां सस्ता है, लेबर महंगी है, वो पर आवर चार्ज कर रहे होते हैं। हाउस मेड भी आप रखें ना, तो वो घंटे बाद काम रोक देगी या रोक देगा कि जी आगे अगले घंटे का आप, मैं चार्ज करूंगा, आप पे कर सकते हैं तो बताएं, वरना मैं घर जा रहा हूँ या घर जा रही हूँ। तो कॉस्ट भी एक फैक्टर आ गया कि बिजनेस को देखना है कि भाई कैपिटल, और पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, कैपिटल महंगा है, क्योंकि लोगों को नौकरी नहीं मिलती, वो किसी भी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार होते हैं, और उनको अपने राइट्स का भी नहीं पता। तो ये इसी तरह अवेलेबिलिटी भी बिल्कुल है, कि क्या कैपिटल अवेलेबल है जो आपको चाहिए, क्या लेबर अवेलेबल है आपको चाहिए। तो इस बेस पे हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन लिया जाता है।
उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है? आपने चूंकि बिजनेस तो सबने ही पढ़ी हुई है ना इंतशार, आपने भी पढ़ी हुई है ना? जी सर, इसका मतलब यही है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी। जी वेरी गुड, मैं यही लिखने लगा था, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आप किन लोगों को बेचना चाह रही हैं, उस हिसाब से आप बनाएंगे ना चीज को। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से आपने प्राइस को भी सेट करना है, क्वालिटी को भी उसी तरह मेंटेन करना है आपने। तो ये आपकी टारगेट मार्केट है। कंज्यूमर्स कौन होंगे, कस्टमर्स कौन से होंगे? तो इन तीन क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? वो जो कि रिसोर्सेज की पोजेशन रखे हुए है, जो उनको ओन करता है, जो उनको यूज करता है। और ये वेरी करता है। प्राइवेट सेक्टर में आपका ऑब्जेक्टिव ज़रा डिफरेंट होता है, तो आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट तरीके से देते हैं। पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, वो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट तरीके से देती है कि उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। अच्छा, ये तो तीन बेसिक क्वेश्चन हैं रिसोर्स एलोकेशन के। जब इन तीन क्वेश्चन के आंसर हो जाएं तो तब आप आसानी से रिसोर्स की एलोकेशन कर देते हैं और आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि मेन मकसद इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने का क्या है कि आप जो ऑब्जेक्टिव सेट करके बैठे हुए हैं वो आप अचीव कर पाएं। तो आपके रिसोर्स एलोकेशन सही इफेक्टिव एलोकेशन हो जाएगी उनकी, और आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। अच्छा, आगे हमारे पास आता है जी इकोनॉमिक सिस्टम। इससे आप वाकिफ हैं? इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम बताता है कि रिसोर्स की एलोकेशन कैसे की जाती है टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। अगर मैं यहां पे लिखूं कि a system that allocates resources, ठीक है, टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इस सिस्टम बताता है ये। अब सवाल ये, सर सिस्टम में कौन लोग बताते हैं? अब वो डिपेंड करता है इसकी टाइप्स पे। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में आप ये सिस्टम आपके रिसोर्स को एलोकेट करके देता है ताकि लोगों की नीड्स और वांट्स पूरी हों। लेकिन ये सिस्टम चलाता कौन है? अब उसके लिए हमारे पास आ गया सबसे पहली टाइप, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इसको मैं चले जरा रब कर देता हूं। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है जी? इस सिस्टम को कौन चलाता है? इसमें रिसोर्सेज को कौन ओन करता है? प्राइवेट फर्म। प्राइवेट फर्म, प्राइवेट सेक्टर। यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है। इसका मतलब है रिसोर्स की पोजेशन और ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, मतलब प्राइवेट पीपल के पास होती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने रिसोर्स कहाँ एलोकेट करने हैं, और उन तीनों क्वेश्चन के आंसर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर देता है। और किस बेसिस पे देता है? उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Profit. प्रॉफिट। तो अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखकर जो कि प्रॉफिट होता है, वो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास प्लान इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये इसमें रिसोर्सेज कौन ओन करता है? Government. गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर होता है, और पब्लिक सेक्टर जो है वो अंडर द ओनरशिप एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। और ये तीनों गवर्नमेंट तीनों क्वेश्चन के आंसर देती है। और लेकिन उसमें गवर्नमेंट के जहन में जो ऑब्जेक्टिव होता है आंसर देने से पहले, वो पब्लिक वेलफेयर होता है। इसको सामने रखकर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कहाँ हो सकता है, और फिर वो रिसोर्स एलोकेट करते हैं और उन तीनों क्वेश्चन के आंसर देते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। और लास्ट है जो टाइप है इकोनॉमिक सिस्टम की, वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। और इसमें क्या होता है? Both. इसमें दोनों होते हैं, बोथ, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर ओन करता है और कुछ रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर ओन करता है। और ये हर मुल्क में नजर आता है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। अगर मैं डॉक्टर हॉस्पिटल की बात करूं तो वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। अगर मैं गंगाराम की बात कर लूं, जिना हॉस्पिटल की बात कर लूं, तो वो पब्लिक सेक्टर में आ रहा है। तो इसमें दोनों चल रहे हैं।
और दोनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रॉफिट को और पब्लिक वेलफेयर को। तो इसमें जो तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं वो दोनों मिलके दे रहे होते हैं, क्योंकि दोनों के पास रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है जी, ये टाइप्स हैं, इनको डिटेल में हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। और अब थोड़ी सी मैं ब्रेक देता हूँ और उसके बाद फिर हम बिजनेस की क्लास भी शुरू करते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा यूजिंग द सेम लिंक, राइट। और थोड़ी देर मतलब आप ऐसा कर लें कि हम ज्वाइन करते हैं जी, मोस्ट प्रॉब्ली 3 o'clock विल बी बैक। ओके सर। ओके। ओके, खुदा हाफिज।